रेसिड्यूअल क्लोरीन ये सब हो गया था मन ठीक से? यहीं से ना करना था? अरे कुछ बोलेगा? ब्रेक ब्रेक पॉइंट से करना था। हाँ तो ब्रेक पॉइंट से करो, और क्या, ग्राफ है तो ग्राफ को प्रेजेंट करो। मेरे पास तो नहीं है। अच्छा ठीक है। एक बार हमको लगता है ना कि क्लोरीनेशन का जो फॉर्म्स था ना वहां से कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमको थोड़ा सा हम्म, अरे यार लेकिन कॉल कर देता है। देखो सिलेबस में दिया हुआ था ना, फॉर्म्स ऑफ क्लोरीनेशन और टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन प्रैक्टिसेस। हेलो। हाँ बोलिए। यही बोल रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ क्लोरीनेशन और दिया हुआ था टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन प्रैक्टिसेस। तो दोनों एक ही चीज है लगता है कि। हाँ वही एक ही हमको भी लगा का है कि मतलब रीतू में जबरदस्ती अलग कर दिया है। हाँ जबरदस्ती अलग कर दिया, वो तो है ही। मतलब कि टाइप्स में लिख दिया 4 को इधर से, और फॉर्म्स में पूरा लिख दिया है। वही। हमको भी लगा कि सिलेबस में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यहीं से करते हैं। तो हम बताते हैं प्लेन और प्री, और बाकी बता ना, एक एक मतलब सब बताएगा। तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ क्लोरीनेशन जो है वो दो तरीके से दिया गया, एक स्टेज पे दिया गया है और एक है क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एडेड। ठीक है, स्टेज कहने का मतलब है कि क्लोरीन को कब ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड कर रहे हैं तो प्री हो जाएगा, बाद में ऐड कर रहे हैं तो पोस्ट हो जाएगा। और डोसेज कहने का मतलब हुआ ना कि कितना मात्रा में दे रहे हैं वो, तो डबल क्लोरीनेशन होता है, जैसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो डबल क्लोरीनेशन, प्री और पोस्ट दोनों देंगे उसको कहते हैं। सुपर क्लोरीनेशन ये डोसेज पे ही है, कितना ज्यादा दे रहे हैं। और डी क्लोरीनेशन भी डोसेज पे ही ना आएगा मन, क्योंकि इसमें तो मतलब जितना क्लोरीन था उसको और कम ही कर रहे हैं अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो। ठीक है यही है। तो प्लेन क्लोरीनेशन हम बताते हैं, बताए थे पिछले दिन लेकिन थोड़ा शॉर्ट में पिछले दिन बता दिए थे, तो अब थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लेन क्लोरीनेशन जैसा कि बताए थे कि सिर्फ इसमें क्लोरीनेशन ही करते हैं और कोई इसमें ये नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह अदर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन नहीं देते हैं। ठीक है, ये सब नेसेसरी नहीं होता है। तो किस तरह के पानी में प्लेन क्लोरीनेशन करते हैं तो बता रहे हैं, देखो। वाटर फ्रॉम डीप वेल्स, डीप वेल्स जो पानी निकला है लेक से निकला है, मतलब वैसा लेक जो साफ सुथरा हो। रिजर्वायर ईटीसी से जो आता है ये वाटर लेते हैं हम लोग, वो कम्प्लीटली क्लियर होता है वो। ठीक है। और उसमें टर्बिडिटी जो है वो 30 ppm से कम होता है। 30 ppm से ज्यादा होगा तब तो सेडिमेंटेशन ही सब करना ही होगा, कोगुलेशन वगैरह। लेकिन जब 30 ppm के अंदर में रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग को, और अदर ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं रहेगा, जैसे कि सेडिमेंटेशन कोगुलेशन ये सब, और भी जितना ट्रीटमेंट उसका जरूरत नहीं रहेगा। उस केस में क्या करेंगे कि सिर्फ क्लोरीनेशन कर देंगे। ठीक है। सप्लाई सप्लाइंग जो वाटर करते हैं उससे पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, क्लोरीनेशन का सिर्फ ये कर देंगे। तो सिर्फ जब हम लोग सप्लाइंग वाटर से पहले क्लोरीनेशन कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं प्लेन क्लोरीनेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अबाउट ये 0.5 ppm ऑफ क्लोरीन इज एडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सच वाटर। सिर्फ 0.5 ppm ही क्लोरीन ऐड कर देंगे तो डिसइंफेक्शन के लिए प्रॉपर होगा उतना। तो यही था प्लेन क्लोरीनेशन। अब बताओ मन, कोई एक बताओ, प्री क्लोरीनेशन बताओ। आवाज आ रहा है ना? प्री क्लोरीनेशन है ना हाँ बताइए। उसको हमेशा फिल्ट्रेशन के पहले किया जाता है, या नहीं तो सेडिमेंटेशन या कोगुलेशन के पहले। इसका जो नॉर्मल डोज है वो 5 से 10 ppm होता है एक बार में, जब एक बार डालेंगे तो। और अच्छा। प्री अगर कोई वाटर में प्री कोगुलेशन करेंगे तो उसके बाद पोस्ट क्लोरीनेशन भी करना पड़ता है। हाँ ये बात सही है। और प्री क्लोरीनेशन तब जरूरत होता है जब जो वाटर होता है वो हाईली कंटामिनेटेड होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इसमें प्री क्लोरीनेशन करते हैं ना तो जो जब फिल्ट्रेशन के टाइम आता है तो उस समय उसमें 0.1 से 0.5 ppm बचा हुआ रह जाता है। हाँ मतलब रेसिड्यूअल क्लोरीन जो है 0.1 से हाँ 0.5 ppm तक रहना चाहिए,
यही ना, फिल्टर प्लांट तक मतलब आ जाता है रेसिड्यू। ये बात तो सही है। बस इतना ही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो प्री आगे क्लोरीनेशन है। कर क्यों, तो बताए ना, हाईली कंटामिनेट है उस केस में कर रहे हैं, ये बताएं आप। हाँ, अच्छा ठीक है, ये बात भी सही है। और कोई पॉइंट है तो ऐड कीजिए। नहीं और कोई पॉइंट तो खास नहीं है, वही जब बहुत ज्यादा कंटामिनेशन होता है तो मतलब इसको ऐसे जनरली हम लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और इसमें कुछ बताते हैं। देखिए, प्री प्री क्लोरीनेशन जो हुआ वो तो प्रोसेस हुआ, क्या क्लोरीन को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग बिफोर फिल्ट्रेशन, या समझिए सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन कर रहे हैं, उससे पहले ही हम लोग क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, वो ये बात तो आप बताए थे। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कोगुलेशन, ये कोगुलेशन को ये मतलब कि इम्प्रूव करता है, ठीक है। और साथ ही साथ रिड्यूस करता है लोड ऑन फिल्टर, फिल्टर पे जो लोड आ रहा है उसको भी ये कम करता है। फिल्टर पे लोड करने का मतलब है कि बहुत सारा पार्टिकल को पहले ही ये कर देगा, नीचे सेटल डाउन करवा देगा, समझिए तो और इसमें क्या बोल सकते हैं। हाँ एक बात तो आप बताएं कि प्री क्लोरीनेशन अगर किए हैं तो पोस्ट क्लोरीनेशन भी करना ही होगा, क्योंकि ऑलवेज फॉलोड लिखा हुआ है, मतलब हमेशा होगा ही होगा। क्योंकि पोस्ट क्लोरीनेशन जो है वही हम लोग को फाइनल सेफ्टी ऑफ वाटर मतलब ये देता है, प्री सिर्फ करके नहीं काम चलेगा। फिर वही है कि क्लोरीन का कितना जरूरत पड़ेगा ना, तो वो डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ कोगुलेंट कितना चाहिए हम लोग को, ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट या ऑर्डर कितना अमाउंट में है उस पर डिपेंड करेगा। फिर बैक्टीरियल लोड कितना है जो कि फिल्टर पे आ रहा है। फिर है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ स्लज इन सेडिमेंटेशन कितना है, उस पर भी प्री ये क्लोरीन का ये डिपेंड करता है, कितना क्लोरीन डालना है प्री क्लोरीनेशन करते समय। अब बताए थे कि इसको रेयर केस में यूज करते हैं, हालांकि पिछला दिन भी ये बताए थे। तो इस रेयर केस में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अनट्रीटेड वाटर जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो क्लोरीन का अगर यूज करेंगे तो वो टीएचएम का फॉर्मेशन कर देगा, और उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर प्री क्लोरीनेशन करना भी है तो हम लोग क्लोरामाइन का ही यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का यूज नहीं करते हैं। बताओ कोई, ये इतना ही था, और पॉइंट छूट रहा है तो कोई बताइए प्री क्लोरीनेशन में। नहीं, छोटा सा बोल दिए। अच्छा पोस्ट क्लोरीनेशन बताइए तब। अरे यार फटाफट करो ना, बहुत छोटा है पोस्ट क्लोरीनेशन। बोलना क्या है, यही है मतलब जितना ट्रीटमेंट है उसके बाद करेंगे, जनरली फिल्ट्रेशन के बाद करेंगे जो क्लोरीनेशन, तो वो हो गया पोस्ट क्लोरीनेशन। डोज इसका वैरी करेगा 1 से 2 ppm। और हम लोग जनरली मतलब इसी को अडॉप्ट करते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद ही क्लोरीनेशन करते हैं। वन बस से दो क्या बोले। 1 से 2 ppm इसका डोज वैरी करेगा। हम लिखे हैं जानते हो क्या, कि रेसिड्यू मतलब डोसेज कितना होना चाहिए वो तो नहीं लिखे हैं, लेकिन रेसिड्यूअल क्लोरीन जो है 0.1 से 0.2 ppm तक होना चाहिए। अच्छा और पॉइंट है, हाँ तो पॉइंट में मेरा नहीं, मतलब रेसिडुअल का नहीं है, मेरा टोटल डोज लिखा हुआ है। यार हमको डाउट है थोड़ा सा इस पे, क्योंकि टोटल डोज हम खोजे थे, हमको हाँ, नहीं मिला कहीं पे। शायरी किया था, ये लगता है 2-3 जगह देखे थे, सब में अलग अलग कुछ लिखा है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा इसका कांटेक्ट पीरियड कितना होता है। नहीं लिखा हुआ है। 20 मिनट होता है पाँच बे। 10 मिनट। 10 मिनट भी कुछ लग लिखेंगे क्या। हाँ, 10 मिनट भी पड़े। अच्छा हम तो लिखे हैं 20 मिनट, शायद इसके गर्ग से ही लिखे हैं। हम तो यूट्यूब पर से लेक्चर देखकर। अच्छा तो पोस्ट क्लोरीनेशन इसलिए कर रहे हैं कि दिस इंश्योर दैट वाटर विल सेव फ्रॉम कंटामिनेशन व्हेन फ्लोइंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा, तो यही मतलब कि पोस्ट क्लोरीनेशन कर देंगे तो रेसिड्यूअल जो रहेगा ना वो उसको बचाएगा। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, इतना ही चीज लिखा हुआ है। और कोई पॉइंट ऐड कीजिए तो कीजिए पोस्ट क्लोरीनेशन में। मतलब एक पॉइंट ऐसा ऐड कर सकते हैं कि पोस्ट क्लोरीनेशन जरूरी है। पोस्ट क्लोरीनेशन को सिंपल हम लोग क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। सिंपल क्लोरीनेशन कब बोलेंगे, जब प्री क्लोरीनेशन कर ही नहीं रहे हैं तब, यानी कि कहने का मतलब है ये कि किसके बाद फिल्ट्रेशन वगैरह के बाद करते हैं ना है क्लोरीनेशन, क्योंकि इसको बता देते हैं। पोस्ट क्लोरीनेशन और सिंपली क्लोरीनेशन इज द नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्लोरीन इन द एंड, मतलब लास्ट में करते हैं क्लोरीनेशन, उसको पोस्ट क्लोरीनेशन कर सकते हैं। व्हेन ऑल अदर ट्रीटमेंट हैव बीन कंप्लीटेड,
यानी कि और बाकी सब जो ट्रीटमेंट है ना, सेडिमेंटेशन हो गया, कोगुलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब उस सब के बाद क्लोरीनेट करें उसको भी पोस्ट क्लोरीनेशन बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखे है ना कि वाइल ट्रीटिंग नॉर्मल पब्लिक सप्लाईज द पोस्ट क्लोरीनेशन इज एडॉप्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन। नॉर्मल पब्लिक सप्लाई करना है तब तो पोस्ट क्लोरीनेशन कब करेंगे? फिल्ट्रेशन के बाद ही कर देंगे। फिल्ट्रेशन के बाद करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुंचाने से पहले करेंगे। ये बात ध्यान रखने लायक है। और यार एक के लेनवा के 4 बार बोल दिए। डबल चलो डबल। क्लोरीनेशन हाँ बोलिए। एक लाइन के 4 बार बोला था, नहीं याद होगा बे? हाँ, याद कुछ होगा, डिस्कशन कर रहे हैं यार, थ्योरी पढ़ रहे हैं। अच्छा, डबल क्लोरीनेशन बताइए। आकाश आप बताओ। ल- और कोई बताइए। कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है सब। अच्छा हम बोलते हैं, जब क्लोरीन का ऐड 2 बार, मतलब किसी 2 पॉइंट पर अगर कर रहे हैं प्योरिफिकेशन प्रोसेस में, तो उसको बोलेंगे डबल प्योरिफिकेशन। जनरली जो ऐड करते हैं, पहला सेडिमेंटेशन के पहले और दूसरा फिल्ट्रेशन के बाद, मतलब कि पहला प्री और दूसरा पोस्ट, तो ये दोनों का जो कॉम्बो होगा उसी को बोलेंगे डबल क्लोरीनेशन। और इसको तब यूज करेंगे जब वाटर ज्यादा कॉन्टामिनेटेड होगा। बस। हाँ, ज्यादा कंटामिनेट करने का मतलब है कि हाईली टर्बिड हो, या क्या बोलते हैं, एपिडेमिक्स के टाइम में इसका जनरली हाँ यूज हाँ करते हैं ना। एपिडेमिक। सुपर क्लोरीनेशन का भी एपिडेमिक वाला था। हाँ हाँ हाँ, सही बताया। तो इसके बाद क्या और है? ब्रेक सुपर ब्रेक क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट इसके बाद क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट को बाद में रखते हैं कि वो लंबा था हाँ थोड़ा ना। हाँ, बड़ा तो है। उसके बाद क्लोरीनेशन, इसमें क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट के बाद जब अगर हम क्लोरीन को ऐड करेंगे, तो यही हो गया मेरा सुपर क्लोरीनेशन। इसमें जो कांटेक्ट टाइम है 30 मिनट से 60 मिनट वेरी करेगा। और इसको जब वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है या एपिडेमिक्स वाला टाइम है तो करेंगे इसको यूज। फिर है, और इसको तब यूज करेंगे जब यहाँ पर वाटर से किस्ट ऑफ हिस्टोलिका का एक खतरा होता है, वो है तब करेंगे। इसके बारे में जानते हैं? हाँ, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि एमोबिक डिसेंट्री कॉज करता है ये। हाँ कोई ऑर्गेनिज्म है, इतना ही हमको पता है। हाँ हाँ हाँ, एमोबिक डिसेंट्री कॉज करता है, इतना याद रखना। हाँ। और इसका एक पॉइंट है ये कि पीछे जा रहे हैं, इसका ये लिखा हुआ है कि 1 से 2 mg पर लीटर ऑफ रेसिडुअल, मतलब क्लोरीन मिलना चाहिए ब्रेक पॉइंट के बाद। इतना ह्यूज अमाउंट में मतलब क्लोरीन को ऐड करना है। हाँ, एक्सेसिव अमाउंट में ऐड करते हैं क्लोरीन, इसमें सुपर का पॉइंट मतलब ही वन वो से पॉइंट excessive। तक हम लोग लेते थे ना रेसिडुअल। और इसमें है कि 1 पॉइंट में तो बताइए, जो 1 से 2 mg पर जाता है। एक्सेसिव अमाउंट में जनरली 5 से 15 ppm तक डालते हैं हम लोग क्लोरीन का डोज, लेकिन किसी किसी केस में इससे भी ज्यादा डाल देते हैं। हम्म। और कुछ लिखे हो? नहीं, जो था बोल दिया। ठीक है, एपिडेमिक्स के तौर पे वही, जब वाटर बॉर्न डिजीज ज्यादा हो गया हो पानी में तो, या ऐसे समझो कि हैवली पॉल्यूटेड है, उस केस में भी कर देते हैं। और कुछ तो नहीं लिखे हैं। हाँ, ये लिखे हैं, सुपर क्लोरीनेशन जब करते हैं ना है, तो हम लोग को डी क्लोरीनेशन भी उसका करना होता है। और डी क्लोरीनेशन मतलब कि कब करते हैं? तो जब हम लोग का कांटेक्ट पीरियड, ये डिजायर्ड कांटेक्ट पीरियड हो गया ना, उसके खत्म होने के बाद हम लोग करते हैं डी क्लोरीनेशन। डी क्लोरीनेटिंग के लिए वही, ऐसे तो डी क्लोरीनेशन में वो है, लेकिन यहाँ पे भी एक दो केमिकल का नाम लिख दिए हैं। देखो, डी क्लोरीनेटिंग एजेंट एक होता है। डी क्लोरीनेटिंग एजेंट कहने का मतलब हुआ ना कि जो केमिकल हम लोग सुपर क्लोरीनेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डाल रहे हैं, उसको कहते हैं डी क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो उसमें दो तीन नाम लिखे हैं, एक लिखे हैं सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, और डी क्लोरीनेशन बताएंगे बाकी सबका नाम। बताते हैं हम डी क्लोरीनेशन। देखो, एज इंडिकेटेड एबव, यानी कि पहले ही हम लोग मतलब सुपर क्लोरीनेशन में पढ़ चुके हैं कि डीक्लोरीनेशन कहने का मतलब क्या हुआ, रिमूविंग ऑफ क्लोरीन फ्रॉम वाटर, यानी कि क्लोरीन का एक्सेस अमाउंट जो है उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन सुपर क्लोरीनेशन हैज टू बी प्रैक्टिस्ड।
ये डीक्लोरिनेशन का तभी जरूरत पड़ता है जब हम लोग सुपर क्लोरिनेशन कर चुके होंगे तो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सुपर क्लोरिनेशन जब करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ओडर और टेस्ट भी बहुत ही बुरा उसका हो जाता है वाटर का। ठीक है। और वो मतलब कि नुकसानदेह ही होगा बॉडी के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। द डीक्लोरिनेशन में बी कैरिड आउट बाय एडिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, तो डीक्लोरिनेशन जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, तो सर्टेन केमिकल्स जिसको हम अभी बताए थे, क्या डीक्लोरिनेटिंग एजेंट बोले थे, वो ऐड करके केमिकल को, या सिंपली एयरेटिंग ऑफ द वाटर। अच्छा अमन, एयरेटिंग करेंगे तो डीक्लोरिनेशन हो जाएगा प्रॉपर? हमको तो नहीं लगता कि प्रॉपर हो पाएगा। कुछ हद तक हो सकता है। हाँ ओडोर कुछ हद इसी तक। से चल जाएगा। हाँ ओडोर और टेस्ट तो हम भी समझ रहे हैं कि हटेगा। ठीक है, सिंपली ये रेटिंग करके भी कर सकते हैं। फिर है ना कि केमिकल जो हम बताए थे उसमें बहुत सारा है केमिकल, लेकिन मेन मेन ऊपर में ही है लिखा हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम थायोसल्फेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैम भी वाला बात लिखवाई है। फिर और भी बहुत खतरनाक फार्मूला है, सोडियम मेटाबायोसल्फेट है, ये मेटाबाइसल्फेट है। सबका फार्मूला याद है कोई, Na2H2O5। सोडियम सल्फाइट एक है, सोडियम बाइसल्फाइट। जितना भी केमिकल है ना सब सोडियम से रिलेटेड है। एक अमोनिया का भी यूज करते हैं हम लोग। अमोनिया का फार्मूला है NH4OH। चलिए अब आगे आते हैं, टाइप ऑफ क्लोरिनेशन प्रैक्टिसेस जो इसी का पार्ट है। रीतु में अलग करके इसके चार बाद गुना दे। इसके ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट एक बचा हुआ है, तो ब्रेक पॉइंट कोई बताइए अच्छा से जिसको ठीक से याद है। फिगर बोलो तो प्रेजेंट हम कर देते हैं, मेरे पास होगा फिगर। कहाँ गया यार फिगर? मैम वाला फिगर सही रहेगा। तब तक कोई ब्रेक पॉइंट कोई बताना तो शुरू कीजिए। फिगर तो हम प्रेजेंट कर देंगे थोड़ी देर में। अरे मैम इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए इसको, लेकिन नाम ही नहीं ले रहा बतावे के। दिख रहा है ना? ये रहा मैम का फिगर। दिख नहीं रहा है बॉस? आप लोग को दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना। हम गेस्ट से ऐड हुए हैं, इसलिए हमको नहीं दिख रहा है शायद। अच्छा ठीक है, मेरे पास तो सामने ही है ना लैपटॉप। तो चलिए बताइए ब्रेक पॉइंट अच्छा से। मैम तुम ही बताओ यार। बोलते हैं। ब्रेक पॉइंट में क्या होता है कि जब प्योर वाटर रहता है तो उसमें हम लोग जितना क्लोरीन डालते हैं वो उतना ही रेसिडुअल हम मिल जाता है। लेकिन अच्छा। अगर जब हमारा इम्प्योर वाटर रहता है तो उसमें हम जब क्लोरीन ऐड करते हैं तो पहले क्या करता है कि आयरन और मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे जो होता है वो क्लोरीन का जो रेसिडुअल होता है वो कुछ भी नहीं हम लोग को मिल पाता है। तो फिर इसके बाद जब हम ओ से ओए तक जाते हैं तो यहाँ पे मतलब क्लोरीन जो है वो नहीं मिलता है। और जब ए के बाद फिर हम लोग और क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर में, इम्प्योर वाटर में। तो जब क्लोरीन को जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा क्लोरीन ऐड करते हैं तो 45 डिग्री से कर्व जाना चाहिए था, जो हमारा क्लोरीन मिलना चाहिए था रेसिडुअल में। लेकिन क्या होता है कि ये वाटर तो इम्प्योर रहता है, जिसके कारण से कर्व जो है वो 45 डिग्री से नहीं फॉर्म हो पाता है। क्योंकि जो क्लोरीन है वो जो होता है वो यूज हो जाता है, क्लोरोमाइन बनाता है। और क्लोरोमाइन बनाकर क्या करता है कि वो जो भी उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको मतलब किल करता है। और ये करते और किल करता है और बी पॉइंट पे पहुंचता है। तो इस टाइम क्या होता है कि क्लोरीन का जो हमारा रेसिडुअल होता है वो मतलब ज्यादा मिलता है। और यहाँ पे जब बी पॉइंट पे पहुंचता है तो फिर यहाँ यहाँ तक के तो क्लोरोमाइन बन गया। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पार्शियली रिएक्शन जो होता है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ऑक्सीडाइज जितना भी क्लोरो ऑर्गेनिज्म है वो सबका ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसके कारण से बैड टेस्ट फॉर्म होता है। और बैड टेस्ट फॉर्म होता है तो अचानक से हमारा जो रेसिडुअल का जो जैसे कि यहाँ पे है
सी पॉइंट पे, तो रेसिडुअल जो होता है क्लोरीन का वो अचानक से घट जाता है। और यहाँ पे जब घटता है जैसे ही, हाँ वहाँ घटता है, तो फिर ये मेरा जो ऑक्सीडाइज हो रहा था, क्लोरो ऑर्गेनिज्म जो था ऑक्सीडाइज हो रहा था, वो कम्प्लीटली वहाँ पे मतलब हो जाता है। और इसके बाद जो भी हम लोग क्लोरीन को ऐड करते हैं, इसके बाद क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है वो जितना हम लोग ऐड करते हैं वो सब रेसिडुअल उतना हमको मिलने लगता है। मतलब यहाँ पे जो है वो पॉइंट सी पे वो पूरी तरह से हमारा मतलब जितना डिमांड था क्लोरीन का वो हमारा पूरा हो चुका है। अब जो भी हम लोग क्लोरीन ऐड करेंगे वो हम लोग को रेसिडुअल मिलेगा, जो कि मतलब जितना देर तक वाटर को हम लोग को सेव करने के लिए यूज होगा, जो डिमांड रेसिडुअल आएगा क्लोरीन को। बस यही तो था। और फिर हाँ क्लोरीन, ठीक है। इसमें बैड स्मेल आता है, बैड टेस्ट थोड़ी ना हम लोग में जाते हैं, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड है, स्मेल और टेस्ट तो कह सकते हैं यहाँ पे। हाँ बैड स्मेल। और बैड स्मेल शायद ऑर्गेनिज्म जो खत्म होता है ना उसके कारण आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन के कारण। हाँ यहाँ से ऑक्सीडाइजेशन उसका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो खत्म होगा ही तो बैड बैड स्मेल आएगा। हाँ ठीक है। और कुछ पॉइंट ऐड करना है मन इसमें, या किसी को भी? अच्छा चंद्रशेखर बताओ, ब्रेक पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है? ये पॉइंट सी जो है हम पीछे रह गए यार। पीछे रह गया। ये वहां पर जो कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन लिखा हुआ है, उसका मतलब कहाँ पे कंबाइंड लिखा हुआ है? ये वर्टिकल यहाँ पे करके और यहाँ पे नीचे ना। आओ। हाँ 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 देख रहे हैं, कंबाइंड हाँ। रेसिड्यूअल जो लिखा हुआ है ना। अरे इसका मतलब ये होता है ना कि फ्री क्लोरीन और ये कंबाइंड दोनों साथ में बनता है, ठीक है। फिर से मैसेज का किया, सब सुन लेवे क्या सब तो। यही बोल रहे हैं कि कंबाइंड, जैसे कि देखो बता रहे हैं, ये कंबाइंड रहने का कारण देख रहे हो यहाँ तक है मन, है? देख रहे हो ना? तो हाँ क्या दिख रहा होता है। ना है कि ये क्लोरामाइंस जैसा कि जितना बन गया ना, तो वो और जब फर्दर ऐड किए हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, और तुम्हारा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब खत्म करने में वो पूरा नहीं यूज हो पाता है क्लोरामाइन, यानी कुछ ना कुछ जो हमारा ये रेसिडुअल क्लोराइड पहले ही से बच जाता है, कंबाइंड रेसिडुअल Cl2 का। उसके बाद जब ऐड करेंगे ना, और तब वो देगा हम लोग को, मतलब कि उसके बाद फ्री देगा, हम्म। कंबाइंड के बाद। यही तो हम लिखे हैं यहाँ पे। हाँ तो वही होगा। यहाँ से मतलब कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वो कौन करवा रहा है हमारा? तो वही कंबाइंड रेसिडुअल ही करवा रहा है, और वो खुद भी ये मतलब कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रेक पॉइंट पे आया ना, तो कंबाइंड रेसिडुअल बच जाएगा, क्योंकि वो जीरो नहीं हुआ था पूरा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीडेशन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन कंबाइंड रेसिडुअल बचा हुआ है क्लोरीन का, Cl2 जिसको बोल रहे हो। और इसके बाद जब ऐड करोगे ना, मतलब कि ब्रेक पॉइंट यही मतलब बता रहा है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये डिमांड जो था ना क्लोरीन डिमांड वो पूरा हो चुका है, वाटर प्योर हो चुका है। लेकिन ब्रेक पॉइंट के बाद भी हम लोग ऐड करते हैं फ्यूचर कंटामिनेट ना हो। और यहाँ पे एक डी पॉइंट भी होता है, मैम यहाँ पे नहीं लिखी है। डी पॉइंट तक मतलब जितना जरूरत है ना उतना ही तक लेके जाएंगे उसको। कहने मतलब सुपर क्लोरिनेशन का है तो डी पॉइंट इतना ऊपर तक जाएगा, नॉर्मल है तो यहीं तक आएगा। यही है। रेसिड्यूअल तो हम लिखे हैं 0.2 से 0.3 ppm तक रहना चाहिए, लेकिन 0.1 से 0.2 भी कहीं कहीं पे देखे हैं। और कुछ तो नहीं है, मेरे हिसाब से पूरा हो गया कवर। तो इसका कुछ एडवांटेज लिखे हैं उसको बता देते हैं। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द अमोनिया एंड अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है। मतलब कि ये ब्रेक पॉइंट के बाद जब ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन करते ना है, तो मतलब कहने का मतलब साफ साफ यही है कि ब्रेक पॉइंट के बाद जो क्लोरीन ऐड करें उसको ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहते हैं, जो कि टॉपिक का नाम था ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीडाइज क्या क्या हो जाता है, अमोनिया हो जाता है, अदर इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज हो गया, कलर ऑफ वाटर भी रिमूव हो जाता है इससे। और ये बात तो पता ही होगा कि डिस्ट्रॉय हो जाता है सारे डिजीज, जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया सारे हो जाते हैं।
फिर टेस्ट भी रिमूव हो जाता है। और एक लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि ग्रोथ ऑफ वीड जो है ना, वो भी रिमूव ये हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब घास फूस अगर हो जा रहा है कहीं पे वाटर के अंदर में, तो वो भी हो जा रहा है। मतलब कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन करोगे ना तो ग्रोथ ऑफ वीड्स जो है ना वाटर में, वो नहीं हो पाएगा फिर। यही था। अब अगला टॉपिक क्या है मन, तो बंद करते हैं, देख लेते हैं अगला टॉपिक। उसके बाद है रेसिड्यूअल। हाँ रेसिड्यूअल। इसका टेस्ट हाँ क्या। टेस्ट था, हाँ डोलिन टेस्ट है, टेस्ट। टेस्ट है, बहुत मैंने इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो। ऑर्थोलाइडाइन टेस्ट है ना। ऑटोलोडीन। अरे हाँ वही, ऑर्थोटो है बे, ऑर्थोटोलाइडाइन है। अब इसमें क्या अच्छा, साइलेंट है वो हमको नहीं पता है। तो रेसिड्यूअल क्लोरीन के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तुम बताना कि इंपॉर्टेंस क्या है उसका, ठीक है। तो रेसिड्यूअल क्लोरीन में बता रहे हैं, व्हेन द क्लोरीन इज एडेड आफ्टर ब्रेक पॉइंट। अभी जैसा कि वो ग्राफ से पता चला था कि ब्रेक पॉइंट के बाद, यानी कि क्लोरीन डिमांड खत्म हो गया, उसके बाद जो हम लोग क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्लोरीन क्या है, रेसिड्यूअल क्लोरीन ही फॉर्म करेगा। तो इसको एक एक्सप्रेशन के तौर पे भी मतलब इक्वेशन के तौर पे भी मैम लिखवाई थी कि टोटल डोज ऑफ क्लोरीन, टोटल डोज तो हम लोग दोनों को जोड़ करके डालते हैं, क्लोरीन डिमांड कितना है और रेसिड्यूअल क्लोरीन कितना चाहिए। ये इक्वेशन से हम लोग रेसिड्यूअल क्लोरीन को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो टोटल डोज ऑफ क्लोरीन कहने का मतलब हुआ कि कितना क्लोरीन अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं, लेकिन रेसिड्यूअल क्लोरीन इतना ही था। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यूअल क्लोरीन, बार बार एक ही बात आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यूअल क्लोरीन जो है वो मतलब कि ट्रीटेड वाटर में जो होता है प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यूअल क्लोरीन, वो इंडिकेट क्या करता है कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हमारा ये काम आएगा। मतलब आगे अगर और ये होता है ना, क्या था यार, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर लीकेज वगैरह होता है ना, तो उसके कारण कंटामिनेट होता है, तो यही रेसिड्यूअल क्लोरीन ही उसको ये करेगा। ये सब इंपॉर्टेंस में है। तो बताओ इंपॉर्टेंस में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इम्पोर्टेंस तो पता है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम ये मेरा सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा वाटर को। और दूसरा ये है कि क्लोरीनेशन के प्रोसेस के मतलब जो रहता है ना, तो उसमें सब ऑर्गेनिज्म तो मर जाता है, लेकिन एक वही है जो किस टी हिस्टोलिका जो है, हिस्टोलिक है, वो जो है मतलब मरता नहीं है, सिर्फ इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन वही जो है इनएक्टिव मतलब होगा 1 घंटे के लिए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस टाइम वो वापस से एक्टिव हो सकता है। इसलिए वही रेसिडुअल क्लोरीन जो है वापस से वो एक्टिव होगा, तो उसको उस टाइम शायद किल कर दे। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस में आता है। मेनली यही 2 इम्पोर्टेंस है। हाँ 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 ठीक है। मतलब ये कंटामिनेशन ना हो उसके लिए हम लोग रेसिड्यूअल क्लोरीन रखते हैं 0.2 ppm, कम से कम 0.2 ppm। अच्छा, और इसमें क्या है, हाँ वही है कि अच्छा रेसिड्यूअल क्लोरीन कितना रहना चाहिए क्लोरीनेटेड वाटर में, वो किस पे डिपेंड करता है। पीएच पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, कंसंट्रेशन पे करेगा, और किस पे? तो नहीं लिखे, हम सिर्फ लिखे हैं कि कांटेक्ट पीरियड पे डिपेंड करेगा। तो वही उसके लिए बहुत सारा टेस्ट है, देखो 4-5 टेस्ट हम लिखे हैं। एक तो पढ़ना ही है, ऑर्थोलाइडाइन टेस्ट। फिर डीपीडी टेस्ट भी होता है एक, डीपीडी टेस्ट। फिर है क्लोरोटेक्स टेस्ट और स्टार्च आयोडाइड टेस्ट है, जिसमें से हम लोग को एक ही पढ़ना है, ऑर्थोलाइडाइन टेस्ट। पढ़े हुए मन इसको। बोलिए। सिंपल टेस्ट है एकदम, एकदम सिंपल हाँ है। एकदम बिना रुके बोलना है। अरे रुक, अच्छा हमको इसमें डाउट था, जानते हो कहाँ पे, 10 mg में मिलाते हैं, मतलब 10 ml में मिलाते हैं कि 100 ml में मिलाते हैं, इसमें डाउट हुआ था एक जगह। बताओ तुमको पता है तो कितना मिलाते मेरा 100 ml लिखा हुआ है। हैं, 100 ml में कितना मिलाते हैं, कंसंट्रेशन बताओ। 0.1 ml हाँ ऑफ। यही डाउट हुआ था। अरे तब 100 हम में 1 ml ना। हाँ वही, ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके घर वाला बता रहे हैं, इसके घर में 10 ml लिया है ये हाँ क्लोरीनेटेड 10 वाटर। हाँ हाँ मैम भी वही थी। हाँ तो मैम इसके घर की फॉलो लेगा करती है। तो इधर वाला भी तो क्वांटिटी फिर कम जाएगा ना। क्या कम जाएगा। तो फिर जो सॉल्यूशन लेंगे ऑर्थोडेलिन वाला, उसका भी क्वांटिटी कमेगा जब उधर 10 ml लेंगे वाटर तो।
10 के लिए 10, हाँ हाँ, 0.1 लेते हैं 10 के लिए और 100 के 0.1 लिए है। 1 लेते हाँ 100 के लिए 1 लेंगे, वही तो हमको भी लगा कि 1% ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, देख लेना कहीं और, हमको तो 2-3 जगह देखें तो यही सही लगा। अच्छा बता रहे हैं इसमें, हम देखिए कहीं नहीं। 10 ml जो लेते हैं ना, वो क्लोरीनेटेड सैंपल ऑफ वाटर ले लिए, ठीक है। उसमें अब जितना कांटेक्ट पीरियड के लिए चाहिए, ठीक है, वो तो निकलेगा इसी से। तो ग्लास ट्यूब में 10 ml का ले लो, और उसमें क्या करो ना कि 0.1 ml ऑर्थो तो लाइडाइन सॉल्यूशन एक आता है, ठीक है, उसको ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे ना, तो विद इन मतलब कि 5 सेकंड में ही तुमको उसका कलर जो है येलो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 सेकंड के लिए जो देता ना है, वो बताते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कलर जो नोट करेंगे हम लोग, वो 5 मिनट के बाद करेंगे, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर हो गया, तो वही इंडिकेट कर रहा है ना हम लोग का कि उसमें क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीनेटेड सैंपल नहीं है वाटर का, तो क्लोरीन उसमें है, अगर येलो कलर का हो गया तो। ठीक है। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ येलो कलर है, वो दो चीज दिखा रहा है, या तो उसमें कंबाइंड हो सकता है या फ्री हो सकता है। तो वही जो कंबाइंड के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे ना ग्राफ में, तो दो तरह का क्लोरीन हो सकता है, या तो कंबाइंड फॉर्म में रहे मतलब क्लोरोमाइंस, और फ्री कहने का मतलब तो फ्री क्लोरीन पूरा फ्री ही रहता है। तो ये कलर को क्या कलर को किससे कंपेयर करते हैं? कलर दोनों मतलब येलो ही देता है, लेकिन यहाँ पे एक केस आता है ना कि फ्री जो है हम लोग का 5 ही सेकंड में दे देता है, रुके बताते हैं। कलर के लिए एक क्लोरोग्राफ टेबल, हाँ हाँ, एक टेबल, क्लोरोग्राफ कंपेयरिंग नहीं, टेबल एक क्लोरोग्राफ एक डिवाइस होता है, कंपेयरिंग डिवाइस है, फिर उसको क्लोरोग्राफ डिवाइस बोलते हैं। उसमें जो होता क्लोरोग्राफ। है, हाँ, हम फोटो भेजते हैं, प्रेजेंट कीजिएगा, हमको नहीं आता प्रेजेंट फोटो है? करना। इसका वो जो डिवाइस है ना उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है, डिवाइस तो देख लेंगे हम लोग। हम तो यहाँ इसके घर में तो लिखा हुआ है ना कि ये सिंपली हम लोग कलर मैचिंग टेक्निक जैसा लिखा हुआ है इसमें, उसी से हाँ, मैच कर। वही डिवाइस है, उसी से मैच करते हैं। हम ग्रुप में भेज चुके हैं, मतलब भेजे अभी। अच्छा ठीक है। हाँ तो देख ले क्या फिगर को, या देख लेगा डायरेक्ट, सब ग्रुप में ही देख लेगा। एक और ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो अमन, देख लेते हैं कर कैसे। दूंगे बाद में। अच्छा देख लिए, रिमोट जैसा लग रहा है दिखने में। हाँ, हाँ तो भाई, उसमें उसमें एक पहले से ही सैंपल हाँ हाँ, प्रेजेंट होता है। और अच्छा एक और ट्यूब है इधर ना, उसमें हम लोग वाटर लेते हैं 10 ml का, और उसमें 0.1 ml ये क्या था, और ऑर्थोडोलेडाइन उसको बोलते हैं। ऑर्थोडोलेडाइन को हम लोग ऐड करते हैं, और इसके बाद फिर 5 सेकेंड और 5 मिनट के बाद देखते हैं उसका कलर बाकी। अच्छा। हाँ ठीक है, मतलब कलर मैचिंग टेक्निक ही है, लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट भी हमको नहीं पता था। अच्छा ठीक है, तो इसमें वही तो क्या होता है ना कि 5 मिनट पे तो हम लोग को दोनों मिल जाता है, कि कंबाइंड के कारण और फ्री वाला के कारण भी, ठीक है। तो इसका निकालने का ये तरीका बता रहे हैं, देखिए। द फर्स्ट 5 सेकेंड ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्थोडाइन, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है ना कि 5 सेकेंड में जो है हमारा फ्री रेसिड्यूअल क्लोरीन है ना, वो अपना कलर दे देता है, वो भी येलो कलर ही देगा। और जो कंबाइंड देता है ना, वो भी देता है। लेकिन फ्री वाला जो है सिर्फ 5 सेकेंड में दे देगा, और बाकी का 5 मिनट तक जो है ना, वो हम लोग का कंबाइंड वाला कलर देते रहता है, ठीक है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, 5 सेकेंड वाला और 5 मिनट वाला। तो 5 सेकेंड वाला तो हम लोग को फ्री दे रहा है, लेकिन जो 5 मिनट पे दे रहा है वो दोनों को देगा। तो क्या करेंगे ना कि 5 सेकेंड वाला जितना आया था रीडिंग, उसको घटा देंगे, तो हम लोग को कंबाइंड वाला भी मिल जाएगा यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे घटाने का है। लेकिन ये जो है ना टेक्निक, ये क्लोरीन फाइंड करने का, वो हमेशा सही नहीं होता है, मतलब फुल प्रूफ टेक्निक ये नहीं है। क्या होता है ना कि आयरन मैग्नीज या नाइट्राइट ये सब अगर प्रेजेंट है ना, तो ये हम लोग को फॉल्स येलो कलर दे देगा। फॉल्स येलो कलर करने का मतलब है कि पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा येलो कलर सही आया है, मतलब क्लोरीन के कारण आया है या कौन सा आयरन मैग्नीज नाइट्रेट के लिए आया है। ठीक है, तो पता नहीं चल पाएगा, तो ये रॉन्ग इंडिकेशन भी दे सकता है। मतलब बता देगा कि जैसे ज्यादा येलो कलर मिल गया, तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि क्लोरीन का डिमांड यानी रेसिड्यूअल क्लोरीन जो है, वो ज्यादा मात्रा में है, लेकिन एक्चुअली में तो रियलिटी में तो वो होगा नहीं। वो तो आयरन मैग्नीज या नाइट्रेट भी येलो कलर देता है, उसके कारण होगा। तो वही बता रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए एक और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, ऑर्थोटोलाइडाइन मतलब को उसमें एक और है, ओटीए टेस्ट एक लाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्थोटोलाइडाइन आर्सिनेट, है आर्सिनेट। ठीक है, ये टेस्ट लाया गया है, हालांकि ये टेस्ट पढ़ना नहीं है, तो इतना ही पढ़ना था हम लोग को।
5 सेकंड पे एक देता है कलर और एक देता है 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे दोनों के कारण आएगा, फ्री के कारण भी, कंबाइंड के कारण भी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, या पॉइंट ऐड करना है तो ऐड कीजिए। डिवाइस का नाम क्या? क्लोरोस्कोप लिखिए हैं, ठीक है। क्लोरोस्कोप, क्लोरोग्राफ। क्लोरोग्राफ, क्लोरोस्कोप जो भी हो। नहीं नहीं नहीं, क्लोरोस्कोप है। अच्छा, तो क्लोरोस्कोप, ठीक है। तो वही सिंपल था ये तो, बिल्कुल हमको तो लगता है कि लिखा जाना चाहिए अब। एक ही टेस्ट ना पढ़ना था मन, अब इसके बाद क्या है? और मिसलेनियस। हाँ, मिसलेनियस में आया हम लोग का वाटर सॉफ्टनिंग। तो वाटर सॉफ्टनिंग पहला हुआ मिसलेनियस ट्रीटमेंट। तो इसमें वही ना, हार्डनेस को दूर करते हैं, तो टेम्पोररी है या परमानेंट है? तो मेरे पास टेम्पोररी इसमें 2 टेस्ट है। है क्या? एक है पीडीएफ जिसमें 2 टेस्ट है, हाँ ऑर्थोलिडीन टेस्ट और स्टार्च आयोडीन टेस्ट। हाँ, तो नहीं पढ़ना है स्टार्च, वही तो बोले कि नहीं पढ़ना है तो पढ़ने चार टाइम। चार टेस्ट होता है। हाँ, चारों टेस्ट का नाम तो हम स्टार्टिंग में बताए ही थे। हाँ तो डीपीडी दो। टेस्ट एक है, एक क्लोरोटेक्स टेस्ट है। 4 को टेस्ट हुआ ना, तो उसमें एक ही पढ़ना है। स्टार्च टेस्ट छोड़िए, देख लीजिए। अच्छा, ठीक। अभी अभी वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेम्पररी के बारे में तो सिंपल है कि बॉइलिंग कर देंगे और एक बार लाइम ऐड कर देंगे। लाइम या सोडा ऐड करते हैं मन, लाइम लगता है ऐड करते हैं, लाइम ही ऐड करते हैं। हाँ, तो टेम्पररी खत्म हो जाएगा वो। और होता है परमानेंट के लिए 3 को टेस्ट ना है। लाइम सोडा एक हो गया, फिर डीमिनरलाइजेशन है ना एक। हाँ, डीमिनरलाइजेशन होगा। और एक और क्या है मन? इलेक्ट्रोलाइसिस ही था ना? जियोलाइट। जियोलाइट। हाँ हाँ जियोलाइट। हाँ, जियोलाइट वाला है, आयन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। तो बताइए बारी बारी से। अरे बताओगे, शर्मा कह रहे हो? आदित्य बोलो, चुप हो। टेम्पोररी हार्डनेस तो सिंपल है यार, एक बार बॉइलिंग कर देंगे तो उससे भी निकल जाएगा। इसमें हाँ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब रिमूव होता है। और ये थोड़ा सा टिपिकल है। परमानेंट जो हार्डनेस है ना, 3 को टेस्ट है ना, लाइम सोडा हो गया, फिर जियोलाइट वाला और डीमिनरलाइजेशन। तो लाइम सोडा बताइए, ज्यादा डिटेल में नहीं बताइए, सिंपल बताइए ना। रुको यार, हम बताते हैं। देखो, हाँ टेम्पोररी हार्डनेस जो होता है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के कारण होगा, लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और जो हाँ परमानेंट हार्डनेस होता है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। इसमें तुम्हारा हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो टेम्पोररी हार्डनेस को 2 मेथड, बॉइलिंग या फिर एडिंग लाइम। तो बॉइलिंग में क्या करते हैं, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूबल जो होता है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का जो सोल्यूबल होता है मेरा, जो वाटर में, उसको गर्म करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर इनसॉल्यूबल कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, लाइक पीपीटी। और फिर वो सेटल डाउन हो जाएगा और उसको फिर हम फिल्टर करके निकाल लेंगे। तो लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो टेम्पोररी हार्डनेस मैग्नीशियम का जो रहता है उसको पूरा तरीका से नहीं निकल पाता है। और इसी को निकालने के मैग लिए फिर लाइम का एडिशन करते हैं। लाइम के एडिशन में मैग्नीशियम हाइड्रेशन हो जाता है। हाँ। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कर सकते हैं, मतलब हम लोग किसको नहीं कर पाते, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट को? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट को। मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट से हटा सकते हैं। नहीं हटा सकते हैं इसको भी। मैग्नीशियम का मतलब कुछ हद तक ही हटता है, पूरा नहीं हटता है। मतलब MgCO2 और MgCO3 तीनों नहीं, मतलब दोनों नहीं हटता, यही ना बोल रहे हो? MgCO3 और MgSCO3। ओ, अच्छा। हाँ, तो इसी के लिए तो तो लाइम ऐड करते हैं ना। हाँ, फिर इन दोनों के लिए लाइम मेनली ऐड करते हैं। तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन जाएगा और फिर वो सेटल डाउन होगा, उसको फिर सेडिमेंटेशन या फिल्ट्रेशन कर कर हटा सकते हैं। तो टेम्परेरी हाँ, हार्डनेस हटाने का यही था। मतलब बॉइलिंग वही लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि अगर लार्ज स्केल में बॉइलिंग पब्लिक सप्लाई के लिए करेंगे तो वो प्रैक्टिकली अनफिजिबल है, या फिर वही अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो बॉइलिंग मतलब जनरली छोटे पैमाने पे ही करते हैं हम लोग।
एडिशन ऑफ लाइम बताओ ना घर थोड़ा में एडिशन ऑफ लाइम में कुछ नहीं, लाइम ऐड करिए और जो 3 इक्वेशन है उसको रख लीजिए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ना कि लाइम जो हुआ CaO में हाइड्रेटेड लाइम को ऐड करते हैं। हाँ हाइड्रेटेड तो लाइम को बोले ऐड करने से ये मतलब कि 3 गो रिएक्शन ठीक बोल रहे हो कि बनता है। तो इसमें प्रेसिपिटेट क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, और फिर जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा है। मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फिर पीपीटी मिलेगा। फिर जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट हाइड्रेटेड लाइम से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी मिलेगा। अच्छा, रिएक्शन नहीं परमानेंट लिखा। अगला परमानेंट हार्डनेस में क्या 3 गो तरीका है ना? लाइम सोडा, बेस एक्सचेंज जिसको जियोलाइट है, और एक है डीमिनरलाइजेशन। बड़ी सारा हम्म रिएक्शन है यार, बिना रिएक्शन का बोलो ना कोई लाइम सोडा को कैसे कर रहे हैं सिंपल बात में। 2 चीज तो ऐड करते हैं वो हमको पता है, लाइम और सोडा करने मतलब है ना, लाइम ऐड कर रहे हैं तो वही हाइड्रेटेड लाइम ऐड करेंगे यानी CaOH का होल ट्वाइस, और सोडा के तौर पे सोडा एस मिलाते हैं यानी Na2CO3। ठीक है, ये हार्ड वाटर में मतलब कि दोनों को मिक्स कर देते हैं। और वही मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ये मतलब कि रिएक्ट करता है और इसका है ना लाइम सोडा का मैम प्रेसिपिटेट का बनाएगा क्या? लाइम सोडा का मैम का नोट बहुत हैवी हमको लगा फालतू, इसलिए नहीं लिखे थे। अगर वो लिखे हो तो बोल सकते हैं। लाइम सोडा में जब लाइम को डालते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन टेम्पररी हार्डनेस से हट जाता है, और सोडा डालते हैं तो परमानेंट हार्डनेस उसका चल जाता है। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब दोनों रिएक्शन करके क्या करता है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक बात जो शायद मैं भी लिखवाई हूँ कि लाइम जो है ना वो इंटायर कार्बोनेट हार्डनेस यानी जितना भी कार्बोनेट के कारण जो हार्डनेस था ना, तो वो सब हट जाता है। ठीक है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो Mg था वो क्या होता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, वो हटता नहीं है। वो लाइम के कारण ही क्या होता है ना कि कन्वर्ट हो जाता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ Ca में चेंज हो जाता है। और फिर जो हमारा सोडा जो है ना वो Ca को रिमूव कर देता है यानी कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ ये कैल्शियम हुआ ना Ca, उसको हम लोग का फिर सोडा हटाता है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल तरह का है कि लाइम 2 काम कर रहा है। एक क्या कर रहा है कि वो कार्बोनेट हार्डनेस हटा दे रहा है, किसका? कार्बोनेट हार्डनेस कॉल्ड बाई Ca जो है, और मैग्नीशियम, ये दोनों को हटा रहा है। और यहाँ पे एक काम और भी कर रहा है, वो ट्रांसफर भी कर रहा है। यार इसका नोट्स भेज देंगे, थोड़ा सा हम समझा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। यही बात मैम भी बताएंगे। सही बोल रहे हैं। हाँ सही तो बोल रहे हैं, सही लेकिन बोल रहे हैं। और थोड़ा सा ये होना चाहिए। लाइम जो होता है ना वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटाता हाँ है, हाँ लेकिन उसी को हटाएगा जो टेम्पोररी हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा, मतलब वही हाँ हाँ। कार्बोनेट वाला। और और परमानेंट हार्डनेस में सिर्फ मैग्नीशियम वाला को हटा पाता है, ठीक है। और हम्म, जो सोडा है वो सबको हटा देगा। अच्छा, मतलब सोडा का काम तभी आता है जब मैग्नीशियम अपना काम कर दे। नहीं, मैग्नीशियम बोल रहा है, लाइम अपना काम कर देगा ना लाइम तब सोडा कर दे। सोडा एक्शन में आएगा। हाँ, मतलब सोडा जो है ना परमानेंट हार्डनेस को जनरली हटाता है और लाइम जो है टेम्पोररी को हटाता है। तो दोनों मिली के काम किया, लेकिन जो हाँ बच गया ना मैग्नीशियम वाला नहीं हटा पाता, उसको भी हटा ही देता है सोडा। हाँ, यही यही लाइन एक छूट रहा था अभी। तो वही है, फिर और फिर इस बाद में प्रोसेस लिखा का हुआ है एक क्या? डिसएडवांटेज लिखा हुआ था कि इंक्रस्टेशन होता है पाइप में। हाँ, अगर नहीं करोगे तब ना इंक्रस्टेशन होगा। हम्म तो उसी के लिए फिर रिकार्बोनेशन भी करते हैं। हाँ, रिकार्बोनेशन भी करते हैं, सही बता रहे हो। और इसका एक ये था कि लाइम सोडा जो है पूरा रिमूवल नहीं करता है हार्डनेस का। हम्म। वो रिमूव करता है 50 mg पर लीटर तक ही अबाउट। अच्छा, बहुत टिपिकल इक्वेशन है यार, याद होने का बात नहीं है। हम याद देख रहे होगा हैं, भी नहीं। 8-10 को इक्वेशन बन गया धीरे धीरे कर करके। रिकार्बोनेशन का भी इक्वेशन बहुत सारा है। तो ठीक है, इतना ही था मतलब प्रॉपर यही था। दो एगो पॉइंट जो बताया ना जो तुम डिस्कस किए ठीक से, हमको तो पता नहीं लग रहा था वो वाला पॉइंट मेन इसका है कि लाइम और सोडा मिल के कैसे काम कर रहा है।
ठीक है। और उसके बाद क्या है, जियोलाइट वाला बताइए कोई। जियोलाइट रिकार्बोनेशन का इसमें इसमें एक और था डिसएडवांटेज की स्लज बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा था, मतलब कि प्रेसिपिटेट बहुत ज्यादा बन रहा था, तो हम लोग प्रेसिपिटेट को मतलब पूरा तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग रिकार्बोनेशन करते हैं ज्यादा। अच्छा हाँ हाँ, वही मतलब कि इंक्रस्टेशन फॉर्म कर रहा था तो वो प्रेसिपिटेट के कारण ही ना होता है, चाहे रिएक्शन करके होता है। अच्छा, जियोलाइट का बहुत सारा नाम है, बेस एक्सचेंज नाम है, कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस, सब हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका इसका है। अरे इसका जो फार्मूला होता है ना, क्या नाम है इसका, ये ऐसे जियोलाइट तो नेचुरल सॉल्ट भी होता है, क्लेज भी होता है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना कि हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड एल्युमिनियम, ये याद रखना है, ये तो याद हो जाएगा कि हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड एल्युमिनियम। इसका जनरल फार्मूला थोड़ा सा हैवी है थोड़ा, Na2O Al2O3 X इंटू SiO2 YH2O, थोड़ा हैवी सच में है यार। एक्स और वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे यार, कि एक्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, और वाई जो है ना वो नंबर ऑफ किसी भी अमाउंट में हो सकता है, क्योंकि H2O के आगे वाई लगा हुआ है तो कितना भी अमाउंट में हो सकता है। बताओ यार, जियोलाइट वाला बताओ, नहीं तो हम सिंपल में तो हम जानवे करते हैं, बताओ वाला। कोई अच्छा से नहीं पढ़ा है जियोलाइट वाला। इसमें सोडियम जो जियोलाइट होता है उसका मतलब ये होता है कि वो अपना कटायन को एक्सचेंज करता है। सोडियम हम्म, जियोलाइट जो होता है जब उसको हम लोग कैल्शियम या मैग्नीशियम को मैग्नीशियम का जब बाइकार्बोनेट या फिर सल्फेट या फिर क्लोराइड होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम का, वो जब रिएक्ट करता है सोडियम के जियोलाइट से तो क्या करता है कि वो जो सोडियम के साथ जो जियोलाइट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चला जाता है, और ये जो सोडियम है वो क्या करता है कि बाइकार्बोनेट या फिर सल्फेट या क्लोराइड उसके साथ रिएक्ट करके एक साल्ट फॉर्म कर लेता है। तो जब साल्ट जो होता है, हम लोग जानते हैं कि साल्ट जो होता है वो मतलब हमारा मतलब वो उतना ज्यादा हम लोग के लिए हानिकारक नहीं होता, और ये मतलब कि पूरी तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट फॉर्म होके और पूरी तरह से हाँ ये जो है बोलते हैं इसको हार्डनेस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। मैम तो यही लिखवाई है, पढ़े। फिर ये होता है कि जब इसको हम लोग NaCl के साथ जब ऐड करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम जियोलाइट को, तो हम लोग फिर से सोडियम जियोलाइट को बना सकते हैं और फिर से वो हार्डनेस मतलब रिमूव कर सकता है। मतलब रीजनरेट कर सकते हैं उसको। हाँ और इसको अच्छा, मेरा एक दो पॉइंट और था। हाँ ऐड ये करो। ये था जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला एक लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो होता है जियोलाइट क्या है, तो नेचुरल और सिंथेटिक सॉल्ट है जो हाइड्रेटेड सिलिकेट होता है सोडियम या एल्युमिनियम का। तो एक जनरल सोडियम और फॉर्मूला एल्यूमिनियम है। दोनों का है। हाँ, दोनों का एक साथ होता है, फॉर्मूला से पता चल जाएगा। हाँ। Na2O डॉट Al2O3 डॉट XXiO3 डॉट YH2O। तो दोनों का सिलिकेट है मेनली, और फिर सिंथेटिक वाला जो जियोलाइट है उसको रेजिन बोलते हैं। और जियोलाइट का दो और नाम है, एक है ग्रीन सैंड और एक है परमुटीट। तो और वही है जियोलाइट का प्रॉपर्टी होता है कटायन को एक्सचेंज करने का। तो वही सॉफ्टनिंग के प्रोसेस के दौरान वो सोडियम आयन जो होता है जियोलाइट का जो सोडियम आयन होता है वही रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो रिप्लेस होगा तो वही हार्ड वाटर मेरा सॉफ्ट में चेंज हो गया। अच्छा। और एक इसका फिगर बनाते हैं कि मतलब मेम्ब्रेन टाइप का है ना, जो जियोलाइट होता है ना उसको एक कंटेनर में लगा देते हैं, और ऊपर से जब हार्ड वाटर पास कराएंगे तो जो कटायन है वो एक्सचेंज हो जाएगा और हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। हाँ कुछ कुछ तो याद आ रहा है हमको। और फिर ये वही जो खुशबू बताई कि ज्यादा मतलब यूज होते होते फिर जो लाइट जो है इनएक्टिव हो जाता है, तो फिर उसको रीजेनरेट करते हैं कैल्शियम और मैग्नीज
से ट्रीट कराते, मैग्नीज का जियोलाइट से ट्रीट कराकर, और उसमें 5 से 10% सॉल्यूशन लेंगे NaCl से, तो फिर हमको वापस सोडियम जियोलाइट मिल जाएगा। अरे और सिंपली लिखा हुआ है ना कि डिसएडवांटेज भी लिखा हुआ था मेरा। रीजनरेट का प्रोसेस क्या बताएं? रीजनरेट का प्रोसेस वही है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट से, इस कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट से अगर हम ये NaCl का 5 से 10% सॉल्यूशन पास कराएंगे तो हमको फिर मिलेगा जो होगा सोडियम जियोलाइट। NaCl सोडियम क्लोराइड नमक में मिला रहे हो बे? हाँ बे। चल ठीक है बे। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज एडवांटेज और एडवांटेज तो डिसएडवांटेज यही बात है कर। कि मुझे एकदम 0 हार्डनेस मिलेगा। लाइम वाला में क्या था, नहीं ना मिल रहा था, उसका एक लिमिट था कि 50 mg पर लीटर तक ही मिलेगा, और इसका है कि 0 हार्डनेस हमको मिल जाएगा। इसमें स्लज का फॉर्म नहीं होगा, उसमें स्लज का फॉर्म हो रहा था। इसमें इनक्रस्टेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें इनक्रस्टेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें ज्यादा स्किल सुपरविजन का कोई नीड नहीं है, वही कंटेनर में वाटर तो कोई भी डाल देगा। और डिसएडवांटेज में ये है कि हाईली टर्बिड वाटर है, तो इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होगा वो मेरा मतलब वही वाटर जो जियोलाइट से पार कराएंगे तो फिर उसको वर्किंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। कॉस्टलियर प्रोसेस है। और फिर वो वाटर जिसमें फेरस और मैग्नीज का क्वांटिटी है, उसके लिए भी इसको मतलब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो मेरा सोडियम जियोलाइट जाता ना है तो उसको फिर वापस रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो वाटर में फेरस और मैग्नीज होता है उसमें ये वाला जियोलाइट प्रोसेस नहीं करते हैं। इसका बस डिसएडवांटेज हम बोल रहे हो क्या? जी। अरे एडवांटेज में ये बात लिखा हुआ था कि फेरस आयरन और मैग्नीज दोनों को हटा देता है, तो इसको फिर डिसएडवांटेज में इसलिए ऐड कर रहे हो कि मतलब कि रीजनरेट नहीं कर पा रहा है रीजनरेट क्लोरीन। नहीं कर पाते हैं। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है, कह सकते हैं ये बात। कॉस्टलियर प्रोसेस भी ये है। ठीक है, तो यही था। बोलिए। डी डीमिनरलाइजेशन तो वही ना हुआ कि इसमें क्या कर रहे हैं, सारे मिनरल्स को खत्म कर दे रहे हैं, तो सब मिनरल ही नहीं रहेगा तो फिर कहानी खत्म हो गया। अच्छा डीमिनरलाइजेशन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोल रहे हैं यार? नहीं पढ़े हम डीमिनरलाइज ठीक से, मिला ही नहीं हमको कहीं पे ठीक से। अरे बताओ ना वो डीमिनरलाइज। NaCl जो हाँ क्या है NaCl? NaCl जो सॉल्यूशन था ना, तो उसका एक नाम था ब्राइन सॉल्यूशन। उसको हाँ मतलब हाँ पढ़े। हाँ, ब्राइन सॉल्यूशन याद तो आ रहा है। हाँ, उसी को ऐड करते हैं 5 to 10। अच्छा पढ़ देते हैं हम डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या है। एज इट इज वेरी नेम इम्प्लाइज, यानी कि इसका नाम से ही जाहिर सी बात है कि डीमिनरलाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे मिनरल्स जो वाटर में है सबको रिमूव कर देना, ठीक है। सिंस द प्रोसेस हेल्प्स इन कम्प्लीटली रिमूविंग और रिड्यूसिंग द मिनरल कंटेंट बाय एनी डिजायर्ड एक्सटेंट, तो इसमें जितना मिनरल है सबको खत्म कर देना है। तो इट इज वेरी सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर ऑफ एनी डिजायर्ड हार्डनेस और इवन मिनरल फ्री वाटर। तो इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग, तो मतलब हार्डनेस जिसका ज्यादा है उसको खत्म करने के लिए, या मिनरल फ्री फ्री वाटर बनाना है तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं डीमिनरलाइज का। तो दिस डीमिनरलाइज वाटर समटाइम्स कॉल्ड डी आयोनाइज्ड वाटर भी इसको कहते हैं, जिसमें मिनरल खत्म हो गया पूरा, उसको डी आयोनाइज्ड वाटर भी कहते हैं, या इसको डिस्टिल्ट वाटर भी कहते हैं, जो कि हम लोग बैटरी में डालते हैं। बैटरी का पानी बोलता है कुछ लोग इसको। और ये जो है चूंकि इसमें मिनरल वगैरह कुछ नहीं है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये पानी जो है कंडक्ट नहीं कर पाएगा। और इसमें थोड़ा सा रिएक्शन ही तो है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एंड इज वेरी सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, इसका इंडस्ट्रियल पर्पज पे यूज करते हैं, स्पेशली फॉर स्टीम रेजिंग इन हाई प्रेशर बॉयलर। स्टीम रेजिंग जहाँ स्टीम का जरूरत पड़ता है ना हाई प्रेशर पे बॉयलर्स वगैरह में, वहाँ यूज करते हैं। हार्ड वाटर रहता था तो वही ना बॉयलर को जाम कर देता था, चॉक कर देता था, ब्लास्ट करवा देता था। लेकिन जिस वाटर ही में ही अगर नहीं रहा क्या बोलते हैं कोई मिनरल्स यानी कि हार्डनेस नहीं रहा, तो वहाँ इसका यूज कर सकते हैं बॉयलर में। फिर इसमें लिखे है ना, मतलब लिखा हुआ है, लिखे नहीं अभी। दिस complete removal of mineral present in water can be carried out by first passing the water through a bed of cation exchange resin। तो इसमें क्या करते हैं ना कि एक बेड होता है इसमें कटायन एक्सचेंज रेसिन रहता है, उसी से पास करवाते हैं। उसके बाद फिर एक बेड होता है जिसमें आयन एक्सचेंज रेजिन होता है, उससे पास करवाते हैं। यानी पहले कटायन एक्सचेंज करवाते हैं, उसके बाद अनायन एक्सचेंज करवाते हैं।
अब दोनों एक्सचेंज हो गया तो समझिए कि मिनरल खत्म हो गया। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू कटायन एक्सचेंज रेजिन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट एज प्रोड्यूसेस इन प्रीवियस जियोलाइट मेथड। यानी जियोलाइट मेथड से ही मिलता जुलता है कौन सा प्रोसेस, जो कटायन एक्सचेंज हुआ ना वो। लेकिन इसमें हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ सोडियम, इसमें हाइड्रोजन का यूज करते हैं सोडियम के जगह पे। इसका जो जियोलाइट होगा ना उसमें हाइड्रोजन का यूज करेंगे। और क्योंकि इसमें बेसिक मेटेलिक आयन भी रहता है, वो भी एक्सचेंज करना होता है। और फिर आगे ये तो हो गया कटायन वाला। अच्छा अमन, फिनॉल एल्डिहाइड बोल रहा है यहाँ पे, वो प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। फिनॉल एल्डिहाइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में पता है? नहीं। नहीं पता है तो छोड़ो। तो कटायन में वही हो गया। अब अनायन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अनायन एक्सचेंज रेजिन जो हुआ वो क्या करता है ना कि कंडेंसेशन ऑफ एमीन्स और फॉर्मल्डिहाइड बना देता है। ये सब याद नहीं रहने वाला है, हमको लगता है कि इतना ही रहने देते हैं। मतलब कि दो बेड रहता है, एक हुआ कि पहले कटायन से पास करेंगे। रुको बता देते हैं पहले किसे पास करवा रहे हैं। हम्म, हाँ पहले कटायन से पास करवा रहे हैं, कटायन का बेड होता है। उसके बाद अनायन का एक बेड रहता है। ये दोनों बेड से जब पास करवाओगे ना तो मिनरल फ्री बन जाता है हमारा जो वाटर है। इतना ही तक याद रखते हैं, इसका इक्वेशन बहुत हैवी हैवी है। यही था। और उसके बाद फिर तीनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, वो तो पढ़ना ही नहीं है, लाइम सोडा और जियोलाइट के बीच का डिफरेंस। तो अब आगे क्या है देख लेते हैं सिलेबस में। डीफ्लोराइजेशन है, डीफ्लोरिडेशन यार, डीफ्लोरिडेशन टेक्निक। डीफ्लोरिडेशन टेक्निक बताओ मन, तुम तो पढ़े हो अरे इसको। नहीं लिखे, नोट आपसे मांगे थे ना। अच्छा हाँ, इसका नोट्स हमको मिला है तो हम बता देते हैं, उसके बाद नोट भी कर लेना। निराली का पेज नंबर 69 इसे देख लेना, ठीक ना। उतना डिटेल में नहीं है लेकिन बता देते हैं। देखो, डीफ्लोरिडेशन कब करते हैं हम लोग, जब फ्लोराइड का मात्रा जो है बहुत ज्यादा हो गया पानी में। तो फ्लोराइड का मात्रा वही, अगर मैम का फॉलो करो तो कितना से कितना के बीच में रहना चाहिए, 1 से 3 के बीच में ना मैम लिखवाई हैं। 1 से 2। क्या एक से दो, हाँ 1 से 2 ही। मतलब कि 3 अगर हो गया तो वही मोटलिंग ऑफ टीथ लगता है लिखवाई थी, ये सब हो जाता है। अच्छा 1 होता है तब ये मतलब कि इन्फेंट्स में क्या होता है, उसका भी टीथ को ये वीकन कर देता है, या कैविटी फॉर्मेशन कुछ था, कैविटी फॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो वही मतलब कि फ्लोराइड का जो है ना कंसंट्रेशन को हटाने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है यार अमन। इसमें लिखा हुआ है ना कि फ्लोराइड को हटाने के लिए बहुत सारा, ये यहाँ पे तो पहले लिखा हुआ है ना कि फ्लोराइड अगर कम है पानी में तो फ्लोराइड मिलाएंगे भी। तो हालांकि फ्लोराइड मिलाने वाला चीज हम लोग नहीं पढ़ना है। देखो बता दे रहे हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोराइड, यानी कि 1.5 से 2 ppm तक अगर ज्यादा है तो वो हार्मफुल होता है, ठीक है। एडिट स्पॉटिंग ऑफ डीकलराइजेशन ऑफ टीथ कर देता है, वही मोटलिंग ऑफ टीथ येलो कलर का कर देता है। तो क्या है ना कि डोज ऑफ फ्लोराइड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकालना चाहिए। और ये भी पढ़े होंगे कि 3 था कि 5 ppm था मन, जो बोन का फॉर्मेशन ये एबनॉर्मलिटीज ला देता है स्केल्टन में। डिफॉर्मेशन ऑफ पाँच बोन जो से था, ज्यादा। हाँ 5 से 5 ज्यादा 5 से ज्यादा। हाँ हाँ 5 से ज्यादा होता है ना फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन, तो बोन को डिफॉर्मेशन कर देगा, या उसको कह सकते हैं स्केल्टन एबनॉर्मिटीज भी ला देगा। तो है ना, इफ द फ्लोराइड कंटेंट वाटर एबव द परमिसिबल लिमिट, बार बार एक बात को घुमा करके लिखा है कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी उसका यूज नहीं कर सकते हैं। टेक्निक 1 नहीं लिखा है। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि टेक्निक कहाँ है यार, टेक्निक के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है ना कि लाइम सोडा जो प्रोसेस हम लोग सॉफ्टनिंग वाला करते हैं ना है, तो उसमें हमारा फ्लोराइड भी रिमूव हो जाता है। क्योंकि हाँ। मैग्नीज जब रिमूव होता है तो उसी टाइम हम लोग का फ्लोराइड भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर है ना कि बाय ब्रिंगिंग द वाटर इन कांटेक्ट विद ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, एक ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट केमिकल है, उसके कांटेक्ट में अगर वाटर को ला दोगे ना तो ही फ्लोराइड हट जाता है, तो डिफ्लोराइडेशन ही हुआ। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है Ca3PO4 का होल 2, ठीक है। भेज देंगे नोट्स ही। और ये डिफ्लोराइडेशन का एक और टेक्निक है, कैटायन एक्सचेंजर के कारण भी हो जाता है। और एक और थोड़ा हैवी कंपाउंड है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, इससे भी डिफ्लोराइडेशन होता है। इतना ही लिखा हुआ है, लगता है इतना काफी है। डिफ्लोराइडेशन भी इतना काफी है ना, इतना तो और हाँ कोई बहुत बुक में ज्यादा।
मतलब केमिकल का नाम याद रखो, 4 गो केमिकल है। उसी से डिफ्लोरिडेशन तो समझ ही रहे हो कि एक्सेस जो फ्लोराइड है उसको हटाना है। अब केमिकल में याद रखना है। एगो तो ऐड कर देंगे कि लाइम सोडा प्रोसेस में हमारा डिफ्लोरिडेशन भी हो गया। दूसरा बताएं क्या, हाँ जी, ट्राइकल। इसमें टेक्निक के बारे में कहीं नहीं चर्चा वाला। हाँ, टेक्निक के बारे में नहीं लिखा है, डिफ्लोरिडेशन कैसे हट रहा है ना, वो पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना है, सिर्फ हाँ, केमिकल का नाम पढ़ना है। नालकोंडा करके कुछ था ना, नालकोंडा टेक्निक। नालकोंडा टेक्निक, उसमें तो हाँ, अथी ऐड जो यार। यहाँ था तेलंगाना का था। तेलंगाना का था या साउथ अफ्रीका, कुछ लोग बोल रहा था यार। हाँ साउथ हाँ, अफ्रीका मैम का बता रहे थे। तेलंगाना मैम था। कंफ्यूज थे कहाँ के था जो। नहीं, कोई सर्च मार के फिर लिखा था तेलंगाना का था। अच्छा, हमको नहीं लगता कि तेलंगाना के हैं, अच्छा। या हो भी सकता है यार, का कि नाम तो इंडिया में लग रहा है। नलकोंडा। तेलंगाना में ही। अच्छा ठीक है, तेलंगाना में है। तेलंगाना तो अब न बना है, यानी कि पहले होगा हाँ, आंध्र प्रदेश आंध्र में। प्रदेश। अच्छा ठीक है, तो एडवांस वाटर में आते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बताओ, रिवर्स ऑस्मोसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों में से कोई एक बताओ, कोई तो हम एक और बताएंगे जो बचेगा। अरे बताओगे। हम रिवर्स ऑस्मोसिस बताते हाँ, हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपल। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जो सॉल्ट हमारा वाटर में प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं, और इसको जो है रिवर्स ऑस्मोसिस से करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो ऑस्मोसिस का अपोजिट होता है। ऑस्मोसिस बता दे क्या, या फिर डायरेक्ट रिवर्स ही बताएं? नहीं, डायरेक्ट रिवर्स तो ना। हाँ, तो इसमें क्या एक होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सिर्फ बता देना, ऑस्मोटिक प्रेशर एक आता है इसमें। तब तो रिवर्स ये ऑस्मोसिस बताना ही पड़ेगा। बताते हैं इसमें क्या होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एक प्योर वाटर लेते हैं और एक वाटर लेते हैं, उसमें हल्का साल्ट ऐड कर देते हैं। तो एक हो गया ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया वाटर, और एक हो गया कम कंसंट्रेटेड वाटर। तो उसको एक ट्यूब में लेकर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो एक ऐसा मेम्ब्रेन है कि उसमें होल होता है, वो जो होता है सिर्फ सॉल्वेंट को ही पार करने देता है अपने से, सॉलिड को पार नहीं करने देता। तो उससे हम दोनों वाटर को सेपरेट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर वाटर जाने लगता है खुद ही, क्योंकि इसमें, और जब होता है लो से हाई जाता है तो उसमें प्रेशर लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये नेचुरल प्रोसेस है, खुद ही होता है अपने आप ही। कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर वाटर जो है मूव करने लगता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसमें जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर जाता है। मतलब कि हो गया कि ऐसे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तो वाटर फ्लो करेगा नहीं। जैसे कि अगर मध और अगर हम पानी को ले लेते हैं तो पानी मेरा ज्यादा फ्लो करेगा, और ये मध होगा जो कम फ्लो करेगा। तो इसी तरह से अगर ज्यादा जो हमारा इम्प्योर वाटर होगा, वो जो होगा प्योर की तरफ तो फ्लो करेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर और जो प्रेशर लगाए वो तो अप्लाइड प्रेशर हो गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर और अप्लाइड प्रेशर जब दोनों इक्वल होता है तो वाटर जो होता है मतलब कहीं भी फ्लो नहीं करता है, एक जगह एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अप्लाइड प्रेशर को ज्यादा करते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है। तो वो जो है सिर्फ सॉल्वेंट को ही अपने से पार करवाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉलिड को तो पार होने देता नहीं है, जिसके कारण से वाटर जो होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। सॉल्वेंट इधर ही रह जाता है और प्योर वाटर पार मतलब वो ये उधर की ओर चला जाता है, अलग दूसरी तरफ जाता है। यही थी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से कितना एबव होना चाहिए प्रेशर, ये तो हमको एटमॉस्फेरिक। नहीं पता है, लेकिन हाँ। इतना खाली ये इतना जानते हैं कि बस ऑस्मोटिक से ज्यादा होगा तो मतलब रिवर्स ऑस्मोटिक होता है। कितना अच्छा, वो हमको नहीं पता। एटीएम एटीएम में लिखा हुआ है 30 से, मतलब 30 से 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर से एबव। ये एक है, बाकी तो सिंपल है कि पास कर जाएगा तो सॉल्ट वगैरह जो है मेम्ब्रेन के एक साइड रुक जाए, मतलब रह जाएगा, और हमारा पानी जो है सॉल्ट फ्री हो जाएगा। हम्म,
हाँ ठीक है। एक ये लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो होता है पॉलीसल्फोन हाँ या हाँ हाँ, नाम थोड़ा सा अजीब है, इसका एसिड और या नाम बता। पॉलीएमाइड का होता है। और फिर एक और लिखा हुआ है जो ये मेथड है रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको दो और नाम है सुपर फिल्ट्रेशन या फिर हाइपर फिल्ट्रेशन। अच्छा, नाम क्या बताया मेम्ब्रेन का मन? पॉलीएमाइड या पॉलीसल्फोन और सेल्यूलोस एसीटेट। हाँ, सेल्यूलोज एसीटेट तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पॉलीएमाइड ये सब नहीं लिखा हुआ है। पॉलीविनाइल और एल्कोहलिक। मतलब और में है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़े हो? मैं तो बताओ, नहीं तो बताते हैं हम ही। बताइए। देखो, ऐड करना, कुछ पॉइंट छूटेगा तो। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रोडायलाइसिस मेथड बोल सकते हैं, सिंपल सा बात है। इसमें क्या होता है ना कि मतलब इलेक्ट्रोडायलाइसिस का मतलब ही हुआ कि आयंस जो हुआ ना उसका ट्रांसपोर्ट करना हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी ये जो कंटेनर जो लेते हैं ना उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं। इसी में क्या होता है ना हमारा कि आयन एक्सचेंज। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि एक मेम्ब्रेन डालते हैं यार, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। हाँ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन भी डालते हैं। इसका हम प्रोसीजर तो देखे थे यूट्यूब पे आज। इसमें मेम्ब्रेन उम्ब्रेन तो नहीं डाला था। सिर्फ ये दो गो दिया था, एक पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। इस बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, जैसा देखे थे वैसा नहीं हुआ, फिर भी बता रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है। हाँ अरे वही जो एक कैथोड एनोड है ना, हाँ उसी हाँ। को बोल रहे हैं कैटायन मेम्ब्रेन और एनायन मेम्ब्रेन। अच्छा, ये यही लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो बता रहे हैं इट रेफर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन थ्रू आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो हमारा आयन जो है ना वो एक्सचेंज हो जाएगा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में जो आयन रहता है ना प्रेजेंट, उसके कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलाइसिस स्टैक जो होता है उसमें एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, ठीक है। मतलब इसी को मेम्ब्रेन बोल रहा है, वही हमको भी लगा था कि कटायन और अनायन जो हो रहा है ना, मतलब कैथोड और एनोड जिसको बोल रहा है उसी को मेम्ब्रेन भी यहाँ पे बोल दे रहा है, ठीक है। अच्छा, मैनिफोल्ड का मतलब किसी को पता हो तो बताना, ठीक है ना। The saline feed is feed through the manifold in alternate components, the leaving the feed depleted in salt। अरे सिंपल समझो ना, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का मेटल जो रहता है ना वही ना जमा होता है इलेक्ट्रोड पे और एक कैथोड पे जमा होता है। तो वैसा ही सिंपल प्रोसेस इसमें भी है। जितना भी सॉल्ट वगैरह है ना वो सारा जमा होने लगता है एनोड और कैथोड पे। जमा हो गया सारा, तो क्या हो गया वो, मतलब कि ये सॉल्ट फ्री बन जाएगा, वाटर जो है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई वाला जो हुआ ना इलेक्ट्रोडायलाइसिस, वो हम लोग को मतलब कि सी वाटर के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। और प्री ट्रीटमेंट देते हैं मल्टी वैलेंट कटायन ये सब को हटाने के लिए। और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, सिंपल ये समझो कि सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है, उसमें क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड जो सुटेबल है, जैसा सॉल्ट है उसी के हिसाब से एनोड और कैथोड भी लगाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जब करवाओगे ना, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो है उसमें से कैटायन और अनायन, ये मतलब आयन टूट करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवे तभी टूटेगा। वो टूट करके क्या होता है ना है कि ये एनोड और कैथोड पे जमा हो जाता है, मतलब डिप्लीट कर जाता है, डिप्लीट जमा हो जाता है। फिर हमारा वाटर जो है प्योर हो गया। यही है, और कोई हाँ पॉइंट ऐड, और पॉइंट ऐड हो सकता है कि कितना करंट फ्लो करवाते हैं, कितना टेम्परेचर रखते हैं, ये सभी इसमें लिखा हुआ है। कितना करते हैं टेम्परेचर का? टेम्परेचर को पढ़ते हैं, टेम्परेचर देखे तो यहाँ पे देखो अरे ये। टेम्परेचर में वो करंट कितना फ्लो करवाते हैं? हाँ बता रहे, करंट हमको लगा कि इम्पोर्टेंट है। 900 PSI क्या लिखा हुआ है यार, ये तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आ गया, रुको करंट बता रहे हैं। करंट नहीं लिखा हुआ है बॉस, सैलिनिटी लिखा हुआ है वाटर का। 30 ppm सैलिनिटी लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ है 20, मतलब ये ppm का ही एक और फॉर्म लिखा है, किलो वाट आवर पर मीटर क्यूब। मतलब इतना पावर चाहिए, यही ना लिख रहा है, पावर ही तो है कि पावर रिक्वायरमेंट जो है हम्म। ना वो 2 किलो वाट आवर पर मीटर क्यूब, ये नॉर्मल के लिए। और सी वाटर के लिए लिखा है 20 किलो वाट आवर पर मीटर क्यूब चाहिए। बड़ा हैवी पावर है।
मतलब ऐसे समझो ना, और इसका थोड़ा सा बता दे रहे हैं एडवांटेज क्या है, क्योंकि एडवांटेज ही एग्जाम में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, द कोस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्लांट इज इकोनॉमिकल। मतलब ज्यादा यहाँ पे तो कॉस्टली नहीं लिख रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया में इसका यूज नहीं होता है। इंस्टॉलेशन ऑपरेशन जो है ना प्लांट का, वो इकोनॉमिकल है। ठीक है। फिर मोस्ट कॉम्पैक्ट यूनिट बोल रहा है कि ये होता है। फिर है ना कि इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज इजिली अवेलेबल, अगर इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल है तो इलेक्ट्रोडायलाइसिस मेथड जो हुआ ना बेस्ट सूटेड हो गया सैलाइन वाटर के लिए, यानी सी वाटर के लिए बेस्ट सूटेड होगा जब इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है ना कि 100% प्यूरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज द बेस्ट मेथड देन ऑल अदर मेथड। मतलब कि अगर 100% प्यूरिफिकेशन नहीं चाहिए तब ये मेथड तुम्हारा बेस्ट मेथड है, लेकिन 100% प्यूरिफिकेशन चाहिए ना तब रिवर्स ऑस्मोसिस है, उसमें 100% सॉल्ट रिमूव हो जाता है। अब इसमें देखो ना कि कितना एनोड और कैथोड तुम लगाते रहोगे। जिस तरह का सॉल्ट है, मान लो कि NaCl के अलावा कोई और सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उसके लिए तुमको तो एनोड और कैथोड ही बदलना पड़ जाएगा। यानी मेम्ब्रेन जो बोल रहे हो ना, वो मेम्ब्रेन ही इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है यार। इसमें भी मेम्ब्रेन जो है ना वो मेम्ब्रेन देते ही हैं, क्या कि फिगर में हम देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन दिया हुआ है। हाँ, और इस दो वो हाँ, अलग से बीच में दिया है छोटा छोटा। हाँ हाँ दिया है ना। और बोल इसमें देखो ना, और जोड़ा हुआ भी है कंसंट्रेटेड ब्राइन वाटर से भी इसको जोड़ा हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। और नोट्स ऐसे लिखेंगे ना हम तो सेंड करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा रिसर्च नहीं किए हैं इसका कि क्या सही दिया हुआ है। क्या है कि यूट्यूब पे तो सिंपली एकदम कुछ नहीं किया, ऐसे ही इलेक्ट्रोड का थोड़ा डाला, मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं किया। अरे नहीं पढ़े हो कि मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, अरे हाँ, समझ रहे हैं। मेटेलिक सॉल्ट का ही समझ गए। सॉल्यूशन लेते हैं, और नीचे में प्रेसिपिटेट जमा होता है ना, वैसा ही कुछ इसमें बता दिया था। और क्या। अच्छा, अब सिंपल सिंपल चीज बचा हुआ है। फ्लो डायग्राम तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे कैसे साफ होता है वो। हाँ हाँ। हालांकि जानते हुए भर में भी ऑब्जेक्टिव हम लोग से गलती हो ये गया था। सब रहने देते हैं, ठीक है। वो अरे वाला तो हो गया था यार, एक अब अच्छा है, लो कॉस्ट ये सब तो कोगुलेशन डाल खुद से दिए थे। हो जाना। हाँ, अरे लो कॉस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, और फिर है रूरल एरिया में कैसे हम लोग को इम्पोर्टेंस क्या है, ये है। हाँ, तो ये सब खुद से पढ़ लीजिए ना, बहुत है। ऋतु में लगता है सिर्फ दिया हुआ है ना ये सब, और कहीं नहीं मिला है। हाँ, ये सब फालतू चीज है, ये सब हम लिखेंगे भी नहीं सब। सच में। हाँ, सच में। एक बार खाली ठीक है। बुक से पढ़ना होगा। अच्छा ठीक है, तो कल का प्लान थोड़ा डिस्कस कर लो ना। ठीक, हमको लगता है ऑब्जेक्टिव इसका कहीं से कोई किताब से कर लीजिए। कल ऑब्जेक्टिव, लिखेंगे, परसों करना। हाँ आप परसों ही करेंगे, लेकिन बताओगे तब ना। ले रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया, अब बताओ।